हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपीएससी दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड का एक चैप्टर दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला है सोर्सेस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो चीफ सोर्सेस होते थे इंडिया के एशियंट वैल्यूज़ के, वो थे स्कल्पचरल टेक्स्ट लाइक वेदास होते थे, लॉ बुक होती थी बाय सेजेस सच एस मनु, Yajnavalkya and Parashar, the Dharmashastras, text of Buddhists and Jains, the great epics, the Ramayana and Mahabharata, the Puranas, legend and chronicle of great national events, and theological treatises and manual of worship. As a means of popular education in social values, these epics are even more important than the sculptural text and law book, knowledge of which is generally confined to a very few. तो गाइस, जो पहले के ज़माने के हमारे जो भी टेक्स्ट थे, एशियंट वैल्यूज़ थी, जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारे वेदास होते थे, मनु होता था, मनुस्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है, धर्मशास्त्र, रामायणा, महाभारता, जिसके ऊपर तो मूवीज़ बनी है, डेली सोप्स बने हैं, तो ये आप सबको पता होंगे। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज थे जिससे हमें पता चलता था कि एशियंट टाइम पीरियड में क्या होता था, कैसे होता था। ओके, अगर ये टेक्स्ट नहीं होते तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं रहता कि एशियंट टाइम में क्या होता था, इंडिया हमारे एशियंट टाइम में कैसा होता था। It is relevant to remember in this context that the above mentioned traditional sources of values covered various aspects of human life. तो ये काफ़ी एस्पेक्ट कवर्ड करते थे ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एज एंशंट इंडियन डिड नॉट डिवाइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो जो एंशंट इंडियंस थे, उन्होंने जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ थी उन्हें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं किया था। मतलब उन्होंने ऐसे डिवाइड नहीं किया था कि हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर के बारे में पता चले। हमें स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है हमारे ट्रेडिशनल एशियन स्क्रिप्ट से। सेकेंडली, दो दिस ट्रेडिशनल वैल्यूज अंडरवेंट सर्टन चेंजेस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द इस्लामिक एंड वेस्टर्न कल्चर, द वर्क ऑफ मॉडर्न इंडियन थिंकर्स लाइक विवेकानंद, टैगोर, तिलक, औरबिंदो, गांधी एंड नेहरू शो दैट दे were very much influenced by ancient Indian thoughts. तो जैसे कि एशियन के बाद इस्लामिक देन वेस्टर्न कल्चर आया, तो उससे कुछ चेंजेस आए हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में। लेकिन जो हमारे इंडियन थिंकर्स थे मॉडर्न, जैसे कि विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी, नेहरू एक्सेट्रा, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस थे एशियन इंडियन थॉट से, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर आइडियाज़ अबाउट शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उसी से उनके जो आइडियाज़ आए थे कि उन्हें हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है, हमारे जो इंडिया का फ्यूचर बनाना है, हमारी डेस्टिनी बनानी है। तो ये सारे थॉट्स उनको वहाँ से मिले हैं। देन नेचर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड थीम्स इन द इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड व्यू। 5 aspects of India's traditional values have a bearing on the evolution of its world view. So 5 traditional values की हम बात करेंगे, namely preference of a middle way, second one is tolerance, idealistic and realistic tradition, absence of imperialist tradition, and a habit of expressing positive ideas through negative terms. So one by one we will see. सो गाइस, मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो आपको मैं शॉर्टली सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, बाकी आप खुद जाके उसे देख लेना, पढ़ लेना। प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे। सो प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो रास्ते हैं, या तो हमें ईस्ट में जाना है या तो हमें वेस्ट में जाना है, लेकिन अगर दोनों भी हमारे ऑप्शंस में हमें कुछ प्रॉब्लम दिखेंगी या फिर हमारे लिए दोनों भी कुछ सेफ़ नहीं होंगे। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारे जो वेस्ट के रहेंगे वो हमारे अपोज हो जाएंगे, हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारे जो ईस्ट के लोग हैं वो हमारे अपोज हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे सीधा, दैट इज़ द मिडल वे। तो हम जाएंगे मिडल वे, ना हम इस साइड से बुराई ये करेंगे, दैट इज़ हम ना इस साइड से बुरे होंगे ना उस साइड से बुरे होंगे, हम जाएंगे मिडल वे में। सो इसमें यही बताया है। A preference for the middle way has been one of the cardinal features of Indian tradition and culture as seen in the Sanskrit saying Ati Sarvatra Varjayet, meaning Ati Sarvatra Varjayet,
इसका मतलब होता है लेट अस शो एक्सेस एट ऑल टाइम्स, ठीक है। दिस सेइंग अंडरलाइंस इंडियाज फिलोसॉफिकल abhorrence of absolute, of extremes, of the tendency to see things strictly in terms of black and white. It runs like an unbroken thread through Indian culture. The Indian preference for the middle way is reflected in their attempts to synthesize the goal of dharma, artha, kama and moksha. तो ये जो कुछ है जैसे कि धर्म दैट इज़ ड्यूटीज़, तो हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है हमारी, जैसे कि सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल और रिचुअल। अर्थ मतलब होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन, कामा मतलब होता है सेंसुअल प्लेजर एंड मोक्षा मतलब होता है लिबरेशन। दो धर्म एंड मोक्षा आर गिवन प्राइम इम्पॉर्टेंस, अर्थ एंड कामा आर नॉट इग्नोर्ड। तो जो धर्म है और मोक्ष है इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया, प्राइम इम्पॉर्टेंस, लेकिन जो अर्थ और कामा है इसे इग्नोर नहीं किया गया। दिस इज़ एविडेंट फॉर इंस्टेंस फ्रॉम वर्क लाइक वस्याना कामा सूत्र, फ्रॉम स्कल्पचर लाइक दोस ऑफ खजुराहो एंड फ्रॉम सेइंग लाइक सर्वे गुनाह कंचन मस रियंती, सॉरी इट इज़ काफ़ी lengthy word. All these virtues lie in gold. The Bhagavad Gita therefore speak of the divine sanction for all desires which are not against the moral order and moral law. So guys, इस टॉपिक में ये है कि जैसे कि जो कोल्ड वार हुआ था, दैट इज़ वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस टाइम इंडिया को कहा गया था कि वो कोई भी एक साइड पे हो, बट मतलब कोई भी किसी से भी अलायंस करे, या मिडल पावर से या अलाइज से या फिर एक्सेस से। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना खुद का बनाया ना, वो किसी के साथ अलायंस किया उसने। तो ये चीज़ आती है उसमें, एंड आप ये पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। अगर हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है तो हम ज़्यादा कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो टॉलरेंस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। द अफोरसेड अकाउंट ऑफ द एशियंट इंडियन फिलोसॉफिक एटीट्यूड ऑफ अवॉइडिंग एक्सट्रीम shows a traditional faith in reason and abhorrence of dogma. As the old Indian saying goes, vade vade jayate tatvasiddhi. Enlightenment is achieved through debate. तो इसका मतलब है कि अगर हमें enlightenment चाहिए तो हमें उसके लिए debate करनी पड़ेगी. Then ancient Indian tradition believes in the paramountcy of reason. Prajna, that is reason, is an important concept that indicates how one may perceive the three objectives of life, that is dharma, artha and kama. तो एक रीज़न एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें हर चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं हम खाना? क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करना है। देन हम कहीं जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? हम काम करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी लाइफ में अर्निंग करना है। ये सब चीज़ों मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। इन द महाभारत फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ क्लियर अटेम्प्ट टू relativize dharma by saying that it has to be judged on the basis of experience and reason. This undogmatic approach to duty and rational tradition that does not claim monopoly of truth constitutes the core of Indian culture. From it flows tolerance. This tolerant approach rests on the belief that the human mind, being limited in its range and power, cannot comprehend the nature of reality in totality. The Rigveda therefore proclaims ekam sadvipra बहुधा वदंती, मीनिंग द वन ट्रूथ इज़ डिस्क्राइब वेरियसली बाय लर्नड। तो इसका मतलब है कि एक जो ट्रूथ है उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने कुछ पढ़ा है, एक सेंटेंस को हर 10 लोगों ने पढ़ा है, तो वो 10 लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा, जो आइडिया होगा, वो अलग अलग होगा। तो वो हर एक उसी सेंटेंस को हर एक इंसान अपने अपने इसमें अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा। The Upanishad declare that just as cows of varied colors yield the same white milk, जैसे कि काउस है
वो कोई भी कलर का हो, ब्लैक, वाइट, कोई भी कलर का हो, ब्राउन, लेकिन वो दूध वाइट कलर का ही देता है। ऑल द डिफरेंट पाथ लेड टू द सेम गोल। अगर हमें कोई जगह पे जाना है तो अगर हम कोई भी रास्ते से चले जाए लेकिन हम वो सेम गोल पे आएंगे, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ भी रहा तो हम वो सेम पोजीशन पे जाएंगे। दैट इज़ डिफरेंट पाथ लेड टू द सेम गोल। Then tolerance is not just an ideal mentioned in the scriptures, it is a social reality. That is why when the first Christians came to Kerala in 47 AD, they were not repulsed. मतलब जब फर्स्ट क्रिश्चियंस आए थे केरला में तो उनको हॉनर्ड किया था, वेलकम किया था, ना कि उन्हें भगा दिया गया था। जब फर्स्ट ज्यूस आए थे केरला में तो उनको भी हमने वेलकम किया था। Similarly, when the Parsis fled their own country in the face of the advent of Islam and came to India, तो हमने उनको भी हमारे इंडिया में वेलकम किया था और उन्हें उनका जो भी है प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने दिया था। द अशोकन एडिट स्पीक्स हाईली ऑफ टॉलरेंस ऑफ ऑल द व्यूज देन ऑब्टेनिंग।